मैं घोषणा करता हूं, इतिहास की कक्षा में हूं, प्राचीन भारत के अंतिम श्रृंखला में हूं। पिछले दिन हमारे द्वारा प्राचीन भारत के लगभग प्रमुख अध्याय को मेरे द्वारा पढ़ाया गया। इतिहास क्या है, इतिहास का निर्माण कहाँ से होता है, कैसे होता है। हिस्टोग्राफी के साथ साथ मैंने पाषाण युग पढ़ाया, हड़प्पा की सभ्यता पढ़ाया, वैदिक संस्कृति और छठी सदी ईसा पूर्व क्रांति का युग जो सबसे महत्वपूर्ण था, फिर मौर्य और मौर्योत्तर की आज परिचर्चा होगी। हम गुप्त को, इसके बाद गुप्त है उसको हम पढ़ा चुके। कहाँ पढ़ाए थे? ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को लिंक गया था, पहले कह दिया गया था, तो एक साथ आप तेजी से आगे बढ़ गए। तो मौर्योत्तर आज शेष बचा है। मौर्योत्तर के साथ ही हमारी प्राचीन भारत समाप्त हो जाए। खुद भी लगता होगा प्राचीन भारत के प्रश्न बनाते होंगे तो लगभग सारे प्रश्न बन जाते हो किसी भी परीक्षा का, यहाँ तक कि यूपीएससी स्तर की भी परीक्षा के प्रश्न आपको 50% तो बन ही जाएंगे। लेकिन सवाल है कि जिस जगह की तैयारी करते हैं वो हट बनना चाहिए। साथ ही 2 दिन हमने यूट्यूब लाइव पर हिस्ट्री की कक्षा भी ले ली है। आज ज्योग्राफी की कक्षा होगी रात में 9 बजे। ध्यान रखिएगा कि आईपीएल के बाद कर दे, 9:15 बजे कर दे। लास्ट ओवर रहता है, तुम लोग बाद में जुड़ता है, हमको सब पता है। जब मैच समाप्त हो जाता है तब जुड़ता है। देख लेते हैं कितने बजे मैच समाप्त होता है। पहला पारी 9:15 तक चलता है, ठीक है। 9:15 बजे आज आईपीएल के समाप्ति के बाद, हाँ नहीं, चूंकि 1-2 लड़का का रिक्वेस्ट भी आ गया है, तो इसीलिए हमको लगा ऐसा कि नहीं, बात तो है कि जब आईपीएल चल रहा हो तो उसके सामने तो कोई है नहीं, इसी बात, ठीक है। हालांकि गिरजा बाबू 9 बजे जुड़ जाते हैं, देखते हैं कौन कौन जुड़ता। हाँ, आप भी जुड़ जाते हैं, हम समझ गए सर, मेरे विषय में बता दीजिए, समझ गए। देख लेते हैं नाम। तो तुम भी जुड़ता है, क्या नाम से जुड़ते हो? आशुतोष झा, ठीक है। मुकेश जी आप जुड़ते हैं? विवेक तुम जुड़ा रहता है, हम देखते हैं। विवेक मिश्रा तुम ही है ना? हाँ, ऐसा नहीं ना कोई और है? चलिए खैर, मूल में आइए। तो मैं बता रहा था कि हम लोग इसी क्रम में आज मौर्योत्तर युग को देखेंगे। मौर्य के बाद मौर्योत्तर युग को है तो देखने में बहुत बड़ा, देशी वंश और विदेशी वंश 4 भाग में बटे हुए हैं। लेकिन इस पूरे मौर्योत्तर में 2 ही शासक आपकी परीक्षा में 90% टाइम पूछता है। एक आपका हिंद यूनानी मिनांडर और दूसरा आपका कुषाण मतलब कनिष्क। यही 2 शासक आप देखिए कि आपकी परीक्षा में यदि आप 10 क्वेश्चन मौर्योत्तर का बनाए हैं, विभिन्न परीक्षा में पूछा हुआ, 8-9 क्वेश्चन आपका यही रहता है, कनिष्क या मिनांडर से जुड़े हुए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई हमारी ये इस क्वेश्चन की कक्षा तो चल नहीं रही है, फाउंडेशन है, बिल्कुल आराम से हर बातें तोड़ तोड़ के बताई जाती है कि नहीं। तो स्वाभाविक है, जो इसमें धैर्य रखता है वो बहुत अच्छी स्थिति में रहता ही है। यदि उसको याद करके रख ले तो, अभ्यास कर ले तो, बराबर कहते भी हैं कि सेल्फ एस्टिमेट भी करते रहिए कि हम कहाँ पर हैं, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट बनाते रहिए, और साथ में तो यहाँ का जो छोटा छोटा टेस्ट है, बड़ा टेस्ट है, उन सबको गंभीरता से बनाते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग आज की इस कक्षा में मौर्योत्तर काल में, कि मौर्य के बाद मौर्योत्तर है, ठीक है। मौर्योत्तर काल में 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एक देशी वंश और दूसरा विदेशी वंश। क्योंकि मौर्य जो वंश था, जो सेंट्रलाइज वंश था, वो अचानक से टूटने लगता है, बिखेरने लगता है, क्योंकि अशोक के बाद के जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे। इसके अलावा कुछ विदेशी आक्रमणकारी और अन्य जो मौलिक दुर्बलता थी प्रशासन की, उसके कारण से मौर्य वंश का अंत हो गया। तो मौर्य वंश के अंत के बाद मौर्योत्तर काल का उदय हुआ, जिसमें 2 भाग थे। हालांकि एक समय इसे अंधकारमय युग की संज्ञा दी गई। अंधकारमय क्यों कहा गया? क्योंकि स्रोत की सीमा थी। लेकिन जैसे जैसे स्रोत मिलता गया वैसे वैसे इसे गुप्त काल के जो सांस्कृतिक स्वर्ण काल था उसका पृष्ठभूमि कहा गया, पूर्व पीठिका कहा गया। इसको ध्यान में करके रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो मौर्योत्तर युग को पहले थोड़ा सा परिचय के दृष्टि से हम लोग देखेंगे।
का परिचय के दृष्टि से देख ले, लिखेंगे मौर्योत्तर युग। मौर्योत्तर युग 200 से यार तुम लोग दुष्ट आत्मा सब, इतनी अच्छी चाय को बर्बाद कर दिया, नालायक कमबख्त आत्मा। इसको बिस्किट भी देते हैं, आज से बिस्किट तुम्हारा बंद। जानते हो ना कि ये मेरी दुर्बल पक्ष है, जब हम पढ़ाने लगते हैं तो फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, है कि नहीं? भी याद नहीं रहता, पढ़ाना है बस, है कि नहीं? चाय वाय तो कहाँ थे हम लोग? ये तो मौर्योत्तर युग 200 लिखेंगे, 200 ईस्वी ईसा पूर्व से, 200 ईसा पूर्व से 200 एडी का इतिहास है। 200 ईस्वी तक का इतिहास है, ईसा पूर्व से ईस्वी तक का। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक का इतिहास है। है 200 ईसा पूर्व से 200 एडी तक का इतिहास है। कौन? मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्जा। इसे अंधकारमय युग कहते हैं, लिखेंगे इसे अंधकारमय युग कहते हैं। इसे अंधकारमय युग कहते हैं। युग युग कहते थे, ये लिख दो, कहते थे। इसे अंधकारमय युग कहते थे, लेकिन वर्तमान में इसे गुप्त काल के स्वर्ण युग की पृष्ठभूमि गुप्त काल के स्वर्ण युग की पृष्ठभूमि के रूप में भी जाना जाता है। के रूप में भी जाना जाता है। रूप में भी जाना जाता है। किसे? किस वंश को? मौर्योत्तर वंश। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा। ये पूछेगा अंधकारमय युग कौन सा है? इतिहास में अंधकारमय युग प्राचीन भारत में किसे कहा गया है? या पूछेगा कि कौन से युग को गुप्त काल के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पूर्व पीठिका या पृष्ठभूमि कहा जाता है। मौर्योत्तर युग कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आ जाइए, इस काल में चूंकि राजनीतिक पतन हुआ, केंद्रीकरण का अंत हुआ, तो दो भागों में पूरा मौर्य का साम्राज्य बट गया। एक भाग था विदेशी राजवंश, जिसमें इंडो यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण था। दूसरा था देसी वंश, जिसमें शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी या मेघवाहन वंश था, जिसका प्रसिद्ध शासक था खारवेल। का प्रसिद्ध शासक कौन था? खारवेल। तो इस सब के विषय में एक एक दो दो बातें, ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन एक एक दो दो बातें जेहन में रहना चाहिए। लिखिए, सबसे ऐसे लिखो, मौर्य काल के केंद्रीकरण का अंत के उपरांत, मौर्य काल के केंद्रीकरण का अंत के उपरांत, अंत के उपरांत, अंत के उपरांत, अंत के उपरांत पूरा मौर्योत्तर काल, पूरा मौर्योत्तर काल
दो भागों में बांट दिया गया, दो भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। एक ये लिख लीजिए, इंडो यूनानी, पहला इंडो यूनानी, दूसरा शक, दूसरा शक, तीसरा पार्थियन, पार्थियन, चौथा कुषाण, कुषाण या यूची, कुषाण या यूची, कुषाण या यूची। पहला कौन, दूसरा, तीसरा, चौथा। यह आपका क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है, क्वेश्चन टफ करना होगा तो क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है, ठीक है कि नहीं, इसको ध्यान करके रखिएगा। अब दूसरा विदेशी वंश, सॉरी पहला विदेशी हो गया, अब दूसरा देसी वंश, देसी वंश। देसी वंश में लिखिएगा सुंग, कण्व, सातवाहन, कलिंग। सुंग, कण्व, सातवाहन और कलिंग का, कलिंग का चेदी या मेघवाहन वंश, कलिंग का चेदी या मेघवाहन वंश। हम बोल रहे हैं उसको लिखिए ना, चेदी या, ये अपने आप में कंप्लीट फैक्ट है, ठीक है कि नहीं। ये चेदी या मेघवाहन वंश कहाँ, कलिंग में। अब इस 8 वंश को हम लोग आज की कक्षा में देखेंगे, ठीक है। बहुत बड़े स्तर पे 2 वंश को थोड़ा सा देखना है, एक इंडो यूनानी और दूसरा कनिष्क। आप अपने स्तर के प्रश्न को उल्टाइएगा, केवल कनिष्क, हर जगह कनिष्क ही पूछा। हाँ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो करके पूछा है। मैंने कहा ही आपसे कि 80-90% टाइम आपका कान और जो इंडो यूनानी है उसको याद रखिए। पढ़ना तो सब है, ठीक है कि नहीं, लेकिन फोकस्ड किस पे रहना है। बताया भी जाता है हर चैप्टर में फोकस पॉइंट है। जैसे आज का भी फोकस पॉइंट क्या था, वो जो हवा है वो फोकस पॉइंट है, वो जो मानसून पूर्व वर्षा है वो फोकस पॉइंट है, वो जो मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो फोकस पॉइंट है। लेकिन एक्सटेंशन में क्या है, जलवायु प्रभावित होने वाले कौन कौन से कारक है, ये सब क्या है, ये सब बिना बताए हुए आपको संपूर्णता से समझने में कठिनाई होगी। तो हर चैप्टर का आप देखिएगा कि एक फोकस पॉइंट होता है, उस फोकस पॉइंट का अपने स्तर से भी एक पन्ना में चार्ट तैयार कर लीजिए, तो माइंड मैप कहा जाता है। हर पन्ना में एक पन्ना छोड़ दीजिए, अब माइंड मैप तैयार कर लीजिए। इसमें बेसिक क्या है जो श्रीमान ने बताया है। अब ऐसा नहीं कि माइंड मैप में सब बातें लिख लीजिए, तो फिर 5 पन्ना जो पढ़े, 6 पन्ना पढ़े, या माइंड मैप में अंतर क्या, उसमें जिस्ट लिखिए। मॉनसून, हिपेलस, प्रथम सदी अरब, नहीं समझे, ये नहीं कि परिवर्तनशील हवा, मतलब जिस्ट लिखिए कि जिसको आप भूल जाए वो माइंड मैप में रहे। या एक कॉपी बना ले माइंड मैप का, जैसे अभी तक 6 चैप्टर चला है, 6 पन्ना बना ले पहले, उसको भी आप बराबर देखते रहे, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है कि नहीं। जैसे हम बना के देते हैं ना शुरू में कि आज के टॉपिक का मूल केंद्र बिंदु क्या है, तो क्लियर कट कॉन्सेप्ट हो जाता है कि आज हमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे अभी बता रहे हैं, अभी पहला पन्ना क्या पढ़ रहे हो, यही ना है कि हमारा भी माइंड मैप होता है क्लास का। तो क्लास का माइंड मैप बता दिए कि क्या पढ़ना है तुमको। अब इससे आगे एक एक वंश को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। आज समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और इसके हालांकि ऐसा नहीं है, इसके पहले मैंने आपको बीपीएससी में जो मैंने लिया है वो भी वीडियो भेज दिया है। एक बार आप सुन लेंगे तो सुन के आएंगे तो रटने में ज़्यादा बल नहीं लगेगा। पहले ही आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ हम क्या है सुने हुए, फिर क्लास में कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में होता है कई बार
ऑनलाइन कक्षा लाइव चल रही है तो ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है, ऑनलाइन वीडियो देखिए तो कम कंसंट्रेशन है। लाइव चल रही है तो क्या है, लगता है कि इसमें टेंशन में रहना है, ठीक है कि नहीं, माइंड सेट होता है। ऑफलाइन में आइएगा तो ज़्यादा माइंड सेट क्लियर रहता है कि नहीं, ज़्यादा कंसंट्रेशन में रहना है, ठीक है कि नहीं, तो आपका मन भटकेगा नहीं। लेकिन ऑनलाइन सीधे वीडियो देखिएगा तो मन क्या होता है, अच्छा थोड़ा देर के बाद देख ले, अच्छा थोड़ा देर, फिर दूसरा चीज़ आ गया, तीसरा चीज़ आ गया, फिर इतनी समस्याएं रहती है दैनिक जीवन में हर व्यक्ति को। आज के दौर में ये बच्चा भी फ्री नहीं है, यहाँ पकड़ के 6 घंटा 5 घंटा पढ़ा देते हैं, उसके बाद फ्री है ये, इतना टेंशन में जीता है ये कि पूछिए नहीं। और रात के समय में फिर उस टेंशन को कविता के माध्यम से क्या करता है, बदल देता है कि मैं इधर से जा रहा था, तुम उधर से आ रहे थे, दोनों थक गए और रिक्शा पकड़ लिए, क्या कि नहीं। हालांकि इसकी कविता हमारी कविता से बेहतर रहती है, हमारी पहली और आखिरी कविता यही थी, ठीक है कि नहीं, और जो 1 महीना में तैयार हुई थी। क्योंकि पहला दिन तो मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं इधर से जा रहा था, पहला दिन लिखा, तुम उधर से आ रहे थे, ठीक है। इसका हमारे एक दोस्त आया, कहे कि कविता अधूरी क्यों है, हम कहे इसके बाद का लाइन नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा इसमें सोचना क्या है, फनी टाइप के व्यक्ति थे, कहे सोचना क्या है कि दोनों थक गए, इसका हम कहे रिक्शा पकड़ लिए, कविता तैयार हो गया, छंद। आजकल नई कविता इसी टाइप की होती है, जिसमें न रस होता है न अलंकार होता है, ठीक है कि नहीं, उसमें जिसमें रस, कविता में हमेशा रस अलंकार रहेगा। लेकिन आजकल की जो नई कविता होती है उसमें न रस न अलंकार न छंद रहता है। फिलहाल आगे लिखो, कल रात में कौन सी कविता लिखे हो, हमको भेज दिया करो, ठीक है कि नहीं, हम तुम्हारे सबसे बड़े फैन हैं। ओके, लिखो आगे। अब ऐसा नहीं कि सब कविता लिखता होगा रात में बैठ करके तो हमको भेज देगा, तब तो हम पागले हो जाएंगे साहब। चलिए आगे लिखिए, लिख देंगे। पहला, इंडो यूनानी। देखिए मैप देखिएगा, ये सब पूरा पार्ट्स किसका था, मौर्ज का था। अब मौर्ज के विघटन के बाद देखो कि कितने सारे वंश उदय हो गए, ठीक है। मौर्ज का वंश टूटा तो कितने सारे वंश उत्तर पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक उदय हो गया। तो ये एनसीईआरटी मैप है, ध्यान रखिएगा, ये सब नहीं देखना है। भविष्य में जब अधिकारी बनना चाहिएगा, ऑफिसर, तब की बात। अब आइए देखिए, इंडो ग्रीक लिखेंगे। इंडो ग्रीक में पहला भारतीय शासक पहला भारतीय शासक जिसने सोने के सिक्के आकृति युक्त और लेख युक्त चलाए, ठीक है, लेख युक्त चलाए। ठीक है, और लिखना नहीं है, सुनना है। ये पहले ऐसे विदेशी आक्रमणकारी थे जो हिंदू कुश पर्वत पार करके आया, ठीक है कि नहीं। और हिंदू कुश की जानकारी कहाँ दिए थे, ज्योग्राफी में क्वेश्चन भी पूछे थे, सेट 1 या सेट 2 में। लगभग 5-6 सेट, तो 7 सेट करीब आपका ये हो गया है। अभी 10 सेट हमने तैयार किया था, अभी 2-3 लगातार हो जाएगा, फिर बैठेंगे, फिर 5-7-10 सेट तैयार कर देंगे। चलिए आगे। और इसी में एक दिन 25 क्वेश्चन का, फिर इसी तरह से मैथ का भी आपका तैयार हो रहा है, तो मैथ का भी आपका चलेगा, फिर इंग्लिश का चलेगा। इंग्लिश वाले में तरह से अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कीजिए। चलिए फिलहाल ये पहला बिंदु है। दूसरा लिखेगा, इस वंश का इसकी राजधानी साकल थी। इंडो ग्रीक की राजधानी साकल थी। साकल 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 थी। तीसरा, इस वंश का सबसे प्रमुख शासक मिनांडर थे।
इस वंश के सबसे प्रमुख शासक मिनांडर थे। इस वंश के सबसे प्रमुख शासक मिनांडर थे। कौन थे? या मिलिंद। परीक्षा में मिलिंद भी दे सकता है, मिलिंद, मिनांडर या मिलिंद। ये मिनांडर थे इंडो यूनानी, इंडिया में आ गए तो इनका नाम क्या हो गया? हाँ, इनका नाम हो गया मिलिंद। जैसे एक बार बताए थे ना कि हमारा गांव का जैकिसुनमा, नहीं, तुम्हारे गांव में जैकिसुनमा था, और जैकिसुनमा शहर में आ गया लक्ष्य में, तो जैकिसन बाबू हो गया, जैकिसन जी, बॉस, जैकिसन बॉस, जैकिसन बॉस हो गया। अमेरिका चला गया तो मिस्टर जैकी हो गया, ठीक है कि नहीं? अमेरिका चला गया तो मिस्टर जैकी हो गया। हाँ जी। कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। तो वो क्या हो गया वहाँ? जैकी हो गया, जैकी, ठीक है। और जैकी से फिर ऑफिस वगैरह में उसको जैक्सन कहा जाने लगा। और उसका शादी हो गया अमेरिका में कैटरीना से, तो उसका नाम हो गया मिस्टर जे के, मिस्टर। अब ये गया जैकिसन कहाँ है, मेरा दोस्त जैकिसन कहाँ है, जैकिसन कहीं मिलेगा नहीं, वो तो हो गया मिस्टर जे के। ये खोजते रह जाएगा जैकिसन को, जैकिसन मिल नहीं सकता क्योंकि उसका जेके हो गया, जैकी हो गया, जैक्सन हो गया, नाम ही कन्वर्ट कर गया। आगे लिखो आगे। उसी तरह से मिनांडर जो भारत में आया तो उसका नाम क्या हो गया? मिलिंद, ठीक है। फिर थोड़ा दिन के बाद हो जाता मिली, ठीक है कि नहीं? अब फिर हो जा मिलनवा, गांव चला जाता था मिलनवा। अब कहाँ मिनांडर, कहाँ ग्रामीण परिवेश में मिलनवा हो जाता, ठीक है कि नहीं? तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यही होता है नाम में भी। आगे लिखिएगा, लिखेंगे। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था मिलिंद या मिनांडर, जिसने जिसने नागसेन से बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी। जिसने नागसेन से बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी, नागसेन से बौद्ध धर्म में दीक्षा ली और संवाद किया, और संवाद किया, संवाद और संवाद किया। किताबी लाइन है, हम जो लिखा रहे हैं सो लिखिए ना। और संवाद किया, नहीं, और संवाद किया, जिसे मिलिंद प्रश्न कहा गया, जिसे मिलिंद प्रश्न कहा गया। जिसे मिलिंद प्रश्न कहा गया, जिसे मिलिंद प्रश्न कहा गया, जिसे जिसे मिलिंद प्रश्न कहा गया, ठीक है। किसके साथ विवाद, संवाद जो हुआ? नागसेन के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा जो इंडो यूनानी है वो क्या होता है? समाप्त होता है। इंडो यूनानी के समय में कला पर बड़ा प्रभाव पड़ा। एक कला, नई कला का जन्म हुआ जिसका नाम था उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गांधार कला, जिसमें बुद्ध की सबसे अधिक मूर्ति बनाई गई है। भविष्य में कुषाण में भी पढ़ेंगे तो लिखेंगे। दोट, भारत में भारत में गांधार कला को
भारत में गांधार कला को यूनानी कला या हेलेनिस्टिक कला के नाम से जानते हैं। का जन्म इसी काल में हुआ। बिहार में गांधार कला को यूनानी कला यूनानी कला यूनानी कला या हेलेनिस्टिक कला के नाम से जानते हैं, या हेलेनिस्टिक कला के नाम से जानते हैं। यूनानी कला या हेलेनिस्टिक कला के नाम से जानते हैं। हेलेनिस्टिक कला के नाम से जानते हैं। हेलेनिस्टिक कला के नाम से जानते हैं। इसी कला में बुद्ध की सबसे अधिक मूर्ति बनाई गई थी। इसी कला में बुद्ध की सबसे अधिक मूर्ति बनाई गई थी। और इसी कला में बुद्ध की सबसे अधिक मूर्ति बनाई गई थी। बुद्ध पहले मानव थे। बुद्ध पहले मानव थे जिनकी मूर्ति बनाकर पूजा की गई। बुद्ध पहले मानव थे जिनकी मूर्ति बनाकर पूजा की गई। बुद्ध पहले मानव थे जिनकी मूर्ति बनाकर पूजा की गई। बुद्ध पहले मानव थे जिनकी मूर्ति बनाकर पूजा की गई। बहुत अच्छा, ठीक है, जिनकी मूर्ति बनाकर पूजा की गई। नेक्स्ट, अब इस इंडो यूनानी के बाद कौन है? शक। लिखेंगे शक। शक में लिखिएगा। भारत में प्रथम शक राजा माउस थे। भारत में प्रथम शक शासक माउस थे। माउस, ये माउस थे। कंप्यूटर वाले माउस नहीं है ये, ठीक है, माउस थे। क्या लिखे? माउस थे। लेकिन सबसे प्रसिद्ध शक शासक, लेकिन सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदमन प्रथम थे। रुद्रदमन प्रथम थे। रुद्रदमन प्रथम थे जिन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। आए थे ना पहले भी, जिन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। कौन थे उसके मंत्री? गधों, मनुष्य अवतार पुरुष। वेरी गुड। 4 दिन पहले लिखाए हैं और उसमें ये हाल है। तो सुरती तुम्हें मूर्ति देवी पुरस्कार निकलने वाला है, दे अप्लाई कर देना, हो सकता है मिल जाए। बेस्ट मूर्ति देवी पुरस्कार लक्ष्य की कन्याओं को मिल रहा है। अद्य तुम बताओ जी। अरे वाह, फेंक खाएंगे या बाहर फेंक देंगे? बड़ी करता है। क्या था आलोकित, याद है? साफ, 4 महीना से साफ है। कौन बताएगा? राजा बाबू। राजा बाबू को आज नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गया है? गर्मी का शिकार है। तू विशाख आए थे ना, ठीक है कि नहीं? चलिए ठीक है। तो सर इसका मरम्मत कराया था किसका? सुदर्शन झील का। दूसरा, उनके विषय में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। दमन के विषय में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। 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 क्या जानकारी मिलती है उनके विषय में? यह अभिलेख भूलेंगे नहीं, यह अभिलेख संस्कृत का पहला सबसे लंबा अभिलेख शिलालेख था। यह शिलालेख या यह अभिलेख संस्कृत का सबसे लंबा
संस्कृत का सबसे लंबा शिलालेख था। संस्कृत का सबसे लंबा शिलालेख था। सबसे लंबा शिलालेख था कौन? कौन सा? सुनागा अभिलेख। ठीक है, नोट। उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने शक राजा को पराजित करके शक शासक को पराजित करके शक शासक को पराजित करके विक्रम संवत की शुरुआत की। विक्रम संवत की शुरुआत की 58 ईसा पूर्व में। एकदम याद रखिए, विक्रम संवत की शुरुआत की कब? अंठावन ईसा पूर्व। विक्रम संवत, विक्रम संवत। अब विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितना का अंतर है? 135। 78 एडी है और 57 ईसा पूर्व है। जोड़ लो कितना हो जाएगा। चलो ठीक है, ये आएंगे तो फिर बताएंगे। तो विक्रम संवत भूलिएगा नहीं, 57 ईसा पूर्व में है। और दूसरा क्या? उज्जैन के एक स्थानीय शासक जो विक्रमादित्य था। कालांतर में विक्रमादित्य की उपाधि इतनी चर्चित हो गई भारतीय इतिहास में, जैसे रोम में सीजर की उपाधि थी। रोम में सीजर की उपाधि और भारत में विक्रमादित्य की उपाधि। 14 राजाओं ने भारत में विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ठीक है, तुम लोग को तो ज्यादा बताने का हमारा जी भी नहीं करता। तो मूल बातें हैं वही नहीं याद रखते हो तो ज्यादा क्या बताए। ठीक है, नहीं मन नहीं होता है, दुखी कर देते हो। चिन्ह नोट में लिख दो, नोट। सीजर की उपाधि रोम में, सीजर की उपाधि रोम में, सीजर की उपाधि रोम में, सीजर की उपाधि रोम में और सीजर की उपाधि रोम में और सीजर की उपाधि रोम में और भारत में विक्रमादित्य की उपाधि अत्यंत लोकप्रिय थी। भारत में विक्रमादित्य की उपाधि अत्यंत लोकप्रिय थी, अत्यंत लोकप्रिय थी। भारत में उपाधि अत्यंत लोकप्रिय थी, अत्यंत लोकप्रिय थी। ठीक है, अत्यंत लोकप्रिय थी। ठीक है, चलिए आगे चलिए, फिर लिखेंगे। विक्रमादित्य की उपाधि कितने शासक ने लिया? लिखे ना 14। चलिए ओके, तो ये भी पार्ट समाप्त हो गया। याद आइए, पार्थियन लिखेंगे, पार्थियन, 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 पार्थियन। कौन पार्थियन? पार्थियन मूलतः ईरान के थे। देखिए, मूलतः ईरान के थे और इसके सबसे प्रसिद्ध शासक गोंदो फर्निस थे। इसके सबसे प्रसिद्ध शासक गोंदो फर्निस थे। गोंदो फर्निस थे, गोंदो फर्निस थे। इसके सबसे प्रसिद्ध शासक गोंदो फर्निस थे। गोंदो फर्निस थे, इसके सबसे प्रसिद्ध शासक गोंदो फर्निस थे। इसके सबसे प्रसिद्ध शासक गोंदो फर्निस थे। गोंदो फर्निस थे, इसके सबसे प्रसिद्ध शासक गोंदो फर्निस थे। इसके सबसे प्रसिद्ध शासक गोंदो फर्निस थे। इसके सबसे प्रसिद्ध शासक गोंदो फर्निस थे।
जिसके समय में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, जिसके समय में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए इज़राइल से भारत आए थे। ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ से आए थे? इज़राइल से भारत आए थे। इज़राइल से भारत आए थे। देखो, ये था पार्थियन साम्राज्य ईरान में, और यहाँ एस्टेब्लिश्ड हुआ कि बगल में था तो यहाँ एस्टेब्लिश्ड हो गया इंडो पार्थियन कुछ वर्षों के लिए। जिसका सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गोंदो फर्निस। क्यों चर्चित है गोंदो फर्निस? क्योंकि इसी के शासनकाल में इज़राइल से सेंट थॉमस भारत आए थे। इसी काल से चर्चा में थी। पानी लाओ तो, पानी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब चौथा शासक, चौथा वंश आ जाइए। बोतल तुम लोग पानी नहीं रखता है क्या? किस मिट्टी का बना हुआ है? अब कुषाण लिखिए, कुषाण लिखिए। कहाँ थे हम लोग? कुषाण में थे। कुषाण लिखेंगे। मूलतः यूची कबीला तोचेरियन कबीला से संबंधित यूची कबीला या तोचेरियन कबीला से संबंधित थे। यूची कबीला या तोचेरियन कबीला से संबंधित थे, और इस वंश का पहला शासक कुजुला था। और इस वंश का पहला शासक कौन था? कुजुला था। कुजुला का पूरा नाम था कुजुला कडफिसस। कुजुला भी याद रख लोगे तो बहुत है। इस वंश का प्रथम शासक कौन था? कुजुला। इस वंश का कुजुला के बाद भीमा, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क थे। भीमा के बाद कनिष्क थे। कनिष्क में तो हालांकि कनिष्क के ऊपर भीमा था, और जिसके समय में पहली बार सोने का सिक्का भी चलाया गया था। के काल में सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण का ही था। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण का ही था। लेकिन खैर वो तो बाद की बात है। पहले कनिष्क के विषय में जान लो। लिखो अब कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? 78 ईस्वी में हुआ। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ। 78 ईस्वी में हुआ। इस उपलक्ष्य में शक संवत का प्रतिपादन।
इस उपलक्ष्य में शक संबत का प्रतिपादन हुआ। इस उपलक्ष्य में शक संबत का प्रतिपादन हुआ। शक संबत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट, कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका अपनाई। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका अपनाई। और सब पढ़ लिए है ना, क्या क्या अपनाया। चौथा बौद्ध संगति कश्मीर में कराया था। किसके अध्यक्षता में? वसुमित्र के अध्यक्षता में। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। तो लिखिए, इस कड़ी में चौथा बौद्ध सम्मेलन कश्मीर के कुंडल वन में कराया। इस क्रम में चौथा बौद्ध सम्मेलन कश्मीर के कुंडल वन में कराया। कश्मीर के कुंडल वन में कराया। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। सारी बात पढ़ चुके हैं, इसीलिए बार बार पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ था इस सम्मेलन में? अभिषेक कुमार बताओ, क्या हुआ था इस सम्मेलन? पढ़ता उड़ता नहीं। आलोकित जी याद होगा। 2 भाग में बट गया बौद्ध धर्म। कौन से 2 भाग में? हीनयान और महायान। दोनों के बीच में अंतर किस बिंदु पे था? मूर्ति पूजा को लेकर अंतर था, जिसको कभी नहीं भूलना। जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर मुख्यतः किस बिंदु पे था? आत्म दमन को लेकर। ठीक उसी तरह से बौद्ध धर्म में हीनयान महायान में किस चीज को लेकर था? तो महायान और हीनयान में बुद्ध के पूजा को लेकर, मूर्ति पूजा को लेकर था। जहाँ हीनयान बुद्ध को महामानव मानते थे, महापुरुष मानते थे, कहते थे ना देवता छथिन देवता। तो महायान क्या मांगता था? देवता। इसीलिए महायानियों ने ही उसकी मूर्ति बना के पूजा आरंभ की थी। जो सबसे अधिक मूर्ति कहाँ बनाई गई? गांधार कला में बनाई। खैर अभी हम लोग वहाँ नहीं है, अभी हम लोग यहाँ पर है। फिर लिखेंगे, कनिष्क के राज्यसभा में नागार्जुन, भारत के आइंस्टीन। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन, जिन्होंने शून्यवाद दिया, जिन्होंने शून्यवाद दिया, जिन्होंने शून्यवाद दिया और माध्यमिका सूत्र लिखा, और माध्यमिका सूत्र लिखा, माध्यमिका सूत्र लिखा, माध्यमिका सूत्र लिखा। किसने लिखा? नागार्जुन ने माध्यमिका सूत्र लिखा। ठीक है, माध्यमिका सूत्र लिखा और एवं अश्वघोष को लेकर आक्रमण किया था। अश्वघोष को लेकर आक्रमण किया था। छोड़ दो। अश्वघोष को लेकर आक्रमण किया था। भूलेंगे नहीं कि अश्वघोष ने संस्कृत में, भूलेंगे नहीं कि अश्वघोष ने संस्कृत में, अश्वघोष ने संस्कृत में, भूलेंगे नहीं कि अश्वघोष ने संस्कृत में बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद, बुद्ध चरित्र लिख दे। बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद संस्कृत में लिखा था, याद रखिएगा। सौंदर्यानंद और सारीपुत्र प्रकरण लिखा, और सारीपुत्र प्रकरण लिखा, सारीपुत्र प्रकरण लिखा। सारीपुत्र प्रकरण 3 नाटक था इसका। ये तीनों नाटक याद रखिएगा। कौन कौन? पहला बुद्ध चरित्र, दूसरा
तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो हर संभव स्थिति में याद करके रखिए। अब आइए, कनिष्क। कनिष्क ने मथुरा कला और गांधार कला के विकास में भी योगदान दिया। कनिष्क ने मथुरा कला और गांधार कला के विकास में भी योगदान दिया। के विकास में भी योगदान दिया। मथुरा में ही बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई थी। मथुरा कला में ही बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई थी। मथुरा कला में ही बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई थी। मथुरा कला में ही बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई थी। बनाई गई थी। इस कला का संबंध बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म से था। इस कला का संबंध बौद्ध, जैन, और ब्राह्मण धर्म से था। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म से था। वहीं गांधार कला का जन्म, गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से था। वहीं गांधार कला का संबंध किससे था? बौद्ध धर्म से था। ध्यान रखिएगा, ये गांधार कला का संबंध किससे है और मथुरा कला का संबंध बौद्ध, जैन और लास्ट में कनिष्क की दो राजधानी थी। कहेंगे कनिष्क की दो राजधानी थी। कनिष्क की दो राजधानी थी। कनिष्क की दो राजधानी थी। पहला है पेशावर, पुरुषपुर। पेशावर या पुरुषपुर। पेशावर या पुरुषपुर। और दूसरा है मथुरा। पहला है पेशावर या पुरुषपुर। पेशावर या पुरुषपुर, ठीक है। दूसरा है मथुरा, ठीक है। और नोट में लिख देंगे, मथुरा में सटका नामक सूती वस्त्र मिला। मथुरा में सटका, सटका नामक सूती वस्त्र प्राप्त हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट है वो लाइन, सटका में सूती वस्त्र प्राप्त हुआ। नोट में एक और लिखेंगे, कुषाण वंश ने सबसे अधिक सोने के शुद्ध सिक्के चलाए। कुषाण वंश ने सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। कुषाण वंश ने, नोट में लिख देंगे, नोट में, कुषाण वंश ने सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। फिर से सुन लीजिए, कुषाण वंश ने सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। और सबसे पहला सोने का सिक्का कौन चलाया? इंडो यूनानी। सबसे पहला सोने का सिक्का कौन चलाया? इंडो यूनानी। और सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलाए? कुषाण। सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलाए? कुषाण। और कुषाण में भी सबसे पहले सिक्का चलाने का, सोने का श्रेय, सोने के सिक्के चलाने का श्रेय बीमा को था, बीमा खटपिसस को, जो आगे चलकर फिर पढ़ेंगे, मतलब भविष्य में बड़े स्तर पर। अभी फिलहाल इस स्तर पे जान लीजिए, इतना याद रह जाइए तो बहुत है। जो पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, वो तो याद रहता नहीं है। इतनी बात काफ़ी है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे। कौन थे? तो लिख देंगे, कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव थे। वासुदेव थे। ठीक है।
इतनी भी बातें आपको जरूर याद रखना है। कमीशन के दृष्टि से कनिष्क ने एक नगर बसाया था तक्षशिला में, जिसका नाम था सिरमुख, लेकिन वो बड़े स्तर पे, आपके स्तर पे वहाँ तक जाएगा भी नहीं। तक्षशिला, सिरमुख, ये सब बड़े स्तर पे याद रखना है। फिलहाल जितना मैंने बता दिया है उतना आप लोग कम से कम भगवान के लिए, मेरे लिए ना सही, खुदा के लिए, ईसा मसीह के लिए, जरथुस्ट के लिए, जिसके लिए चाहिए आप लोग याद करके रख लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका विदेशी वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। सारा विदेशी समाप्त हो गया। विदेशी वंश में चारों वंश था, ठीक है, चारों वंश समाप्त हो गए। और मैंने कहा ही है कि सबसे ज्यादा प्रश्न इससे रहता है। अब आइए देसी वंश, ये फटाफट हो जाएगा, तो लिखिएगा देसी वंश। देसी वंश में सबसे पहले लिखिए सुंग वंश। अब लिखिए देसी वंश। देसी वंश में लिखेंगे सुंग वंश। सुंग वंश। कौन वंश? सुंग वंश। संस्थापक पुष्यमित्र सुंग। संस्थापक 185 ईसा पूर्व में, ये पूर्व में भी लिखे में है, जब मौर्य वंश का अवसान करा रहे थे तब। पुष्यमित्र सुंग। राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा। राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा। पाटलिपुत्र और विदिशा, ठीक है। पुष्यमित्र सुंग के विषय में याद रखिएगा कि पुष्यमित्र सुंग ने अंतिम मौर्य शासक, क्या कौन थे अंतिम मौर्य शासक? बृहद्रथ, उसकी हत्या कर गद्दी पे बैठा था 185 ईसा पूर्व। पुष्यमित्र सुंग के इतिहास की जानकारी गार्गी संहिता से, दिव्यावदान से, पतंजलि के महाभाष्य से, डिफरेंट सारे टेक्स्ट से मिलता है। लेकिन जो याद रखने की चीज है पुष्यमित्र सुंग में, वह है कि ब्राह्मण धर्म का संरक्षक होते हुए भी बौद्ध धर्म के विषय में भी, बौद्ध धर्म के संदर्भ में भी उन्होंने सकारात्मक प्रयास किए। सांची के स्तूप का विस्तार किया। जो सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था, लिखिए, उन्होंने, माने पीएस ने, पुष्यमित्र सुंग ने, तो ना पीएस ने, कितना बार पुष्यमित्र सुंग लिखोगे? पीएस, शॉर्ट फॉर्म लिख दो पीएस। पुष्यमित्र सुंग ने सांची के स्तूप का विस्तार किया। ब्राह्मण धर्म के प्रणेता होने के बावजूद पीएस ने सांची के स्तूप का विस्तार किया। सांची के स्तूप का विस्तार किया और भरूच स्तूप की नींव रखी थी। और भरूच स्तूप की नींव रखी। हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। हाँ, सांची स्तूप का विस्तार किया एवं भरूच स्तूप की नींव रखी। भरूच स्तूप की नींव रखी। और नोट में लिख दो, सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने किया। नोट में लिखो, सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने किया। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने किया। विस्तार किसने किया? पुष्यमित्र सुंग ने। अब भरूच स्तूप का निर्माण किसने किया? पुष्यमित्र सुंग ने। ठीक है, तो पचाइए, इसको पचाइए। पचाना इतना आसान नहीं है, पचाना पड़ेगा। तीसरा, पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। लिखेंगे, पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इसके गुरु कौन थे? पतंजलि।
2 अश्वमेध यज्ञ किए, 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसके गुरु पतंजलि थे, जिसके गुरु पतंजलि थे, जिसके गुरु पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा था, जिन्होंने महाभाष्य लिखा था, जिन्होंने महाभाष्य लिखा था, जिन्होंने महाभाष्य लिखा था, जिन्होंने क्या लिखा था? महाभाष्य। ठीक है कि नहीं? पुष्यमित्र शुंग में इतनी बात पचा लीजिए तो काफी है। एक तो कभी कभी आता है, कब भी 10 साल 5 साल पे, इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं, इतना याद रखेगा। और शुंग वंश के 9वें शासक ज्यादा महत्वपूर्ण है, भागवत, जिसके समय में हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ बना था, और विष्णु वैष्णव धर्म का पहला जो प्रस्तर प्रतिमान मिलता है, प्रमाण मिलता है, वो यही है। तो लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि शुंग वंश के 9वें शासक, अति महत्वपूर्ण है कि शुंग वंश के 9वें शासक, 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 शुंग वंश के 9वें शासक भागवत, भागवत, भागवत के दरबार में हेलियोडोरस का, हेलियोडोरस का, भागवत के दरबार में हेलियोडोरस का, ये बच्ची नहीं लिख रही है, लग तुमको लिखने में दिक्कत होती है क्या? ये चश्मा वाली लिख रही हो, इतना तेज लिख लेती हो? देखो तो मोनाली लिखी कि नहीं? आज ही आई है, ठीक है, अभी आती रहना, धीरे धीरे सीख लोगी। ये सब भी तुम्हारी ही तरह थी। देखो कितना तेज हो गई कि मूर्ति देवी पुरस्कार में सबसे आगे चल रही है। आगे चलो। ये तुम्हारा क्या जी, तुम सोता रहता है क्या? हाँ, दिख रहे हो तो हमेशा ऐसे ऐसे रहता है। भांग खाता है शाम में? रात में ज्यादा जाग गए थे है? नहीं, कुछ प्रॉब्लम है इसको, हमेशा हमको देख के ऐसे ऐसे कर रहा था, लेकिन लिख रहा है, देखो तो, उन्हें लिखते समय जग जाता है। चलो ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हेलियोडोरस की प्रतिमा गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ की बनाई गई। किसके दरबार में? भागवत के दरबार में। ये जो है, ठीक है, कौन सी प्रतिमा बनाई गई? ये 9वां शासक है, 5वां नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, और याद रखना है हेलियोडोरस के द्वारा बनाया गया गरुड़ स्तंभ, ये विष्णु धर्म का सबसे प्राचीन अभिलेखीय प्रमाण है। मतलब ब्राह्मण धर्म का इससे प्राचीन अभिलेखीय प्रमाण नहीं था, यही वो प्रमाण है जो सबसे प्राचीनतम है कि ब्राह्मण धर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये लिख लिए ना, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या वासुदेव ने कर, जिसकी हत्या वासुदेव ने कर, जिसकी हत्या वासुदेव ने कर, वासुदेव ने कर कण्व वंश की नींव रखी। कण्व वंश की नींव रखी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी।
जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट, अंतिम कण्व शासक सुशर्मन थे। अंतिम कण्व शासक, अंतिम कण्व शासक सुशर्मन थे। अंतिम कण्व शासक सुशर्मन थे। तीसरा पॉइंट करके लिखिए, पॉइंट नंबर 3। अंतिम कण्व शासक सुशर्मन थे, जिसकी हत्या तिमुक ने किया, जिसकी हत्या तिमुक ने किया, जिसकी हत्या तिमुक ने किया और सातवाहन वंश की नींव रखी। जिसकी हत्या सिमुक ने किया और सातवाहन वंश की नींव रखी। जिसकी हत्या सिमुक ने किया और सातवाहन वंश की नींव रखी। किसने? सिमुक ने। किसने? अब इस चारों वंश में, देसी वंश में सबसे इंपॉर्टेंट सातवाहन ही है, और सातवाहन को भारतीय इतिहास कम से कम 5 कारणों से जानता है। पहला, माताओं का शासन। दूसरा, शीशे का सिक्का चलाया इसी वंश ने। तीसरा, प्राकृत जो है राजभाषा के रूप में था। चौथा, भूमि अनुदान की पद्धति अपनाई। ठीक है कि नहीं? सबसे पहले ब्राह्मण धर्म और बौद्ध भिक्षुओं को भी इसने क्या दिया? इसने अनुदान दिया। ठीक है। और पांचवा, अमरावती कला के विकास के कारण। हम इसको याद रखने का प्रयास करते। ये जो 5-6 ऐसे कारण हैं जिसको किसी भी स्थिति में भूलना नहीं। इसके सबसे प्रसिद्ध शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। माताओं का शासन। नागनिका पहली महिला शासिका थी, इसके विषय में कहा जाता है, नागनिका का अभिलेख भी है। खैर वो सब बड़े स्तर में, फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी बिंदु को याद रखना। लिखेंगे इतिहास में, भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास में सातवाहन निम्नलिखित कारणों से, निम्नलिखित कारणों से, निम्नलिखित कारणों से याद रखा जाता है। निम्नलिखित कारणों से याद रखा जाता है। पहला, इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। इस वंश के सबसे प्रमुख शासक, इस वंश के सबसे प्रमुख शासक कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। ठीक है। कौन थे? जिसने जिसने शकों को हराया और बौद्ध और ब्राह्मण को भूमि अनुदान दिया। जिसने शकों को हराया, बौद्ध और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया, बौद्ध और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया। ठीक है। क्या दिया? भूमि अनुदान दिया। नेक्स्ट, सातवाहन वंश में माता की प्रमुखता थी। 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 किसकी प्रमुखता थी? माता की प्रमुखता थी। नेक्स्ट, सातवाहन वंश की भाषा, राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा, राजकीय भाषा प्राकृत थी। बिहार की क्या है? बिहार की 2 है,
हिंदी और उर्दू, दो राजकीय भाषा है। हिंदी और अंग्रेजी कहाँ का है? नागालैंड का। अंग्रेजी नागालैंड का है, और नागालैंड के लोग सबसे ज़्यादा जीते भी हैं। एवरेज लाइफ इंडिया में सबसे ज़्यादा नागालैंड का ही। प्रकृति है। और ऐसा नहीं, नागालैंड जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सबका एवरेज लाइफ 75 के आसपास का है। ठीक है कि नहीं? तो मतलब साफ है कि नेचर से जुड़ा होता है, तेल मसाला से दूर रहता है, तो उसका प्रभाव उसके एवरेज लाइफ पे पड़ता है। मैदान के लोग क्या है, तेल मसाला और अनकंफर्टेबल जीवन जीते हैं, प्रकृति से कोसों दूर रहते हैं। ठीक है कि नहीं? आप कभी यदि मौका मिले तो 25-50 रुपया का जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पेड़ लगाइए, कितनी खुशी महसूस हो। या किसी ऐसे एरिया में चले जाइए जहाँ खूब पेड़ है। गाँव में जाते होंगे तो घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? बगीचा के पास, खूब अच्छा लगता होगा। कभी ऐसा नहीं होता है कि किसी ऐसे जगह जाओगे जहाँ बहुत भीड़ होगी? तो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो क्या है? मनुष्य की प्रवृत्ति हमेशा एकाकी रहती है, लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु के शब्दों में तो समाज में ही रहना चाहता है, लेकिन प्रवृत्ति उसकी क्या है? एकाकी है। प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति को बचाइए, प्रकृति को संरक्षित किया, बचाइए ही नहीं, प्रकृति को विकास भी कीजिए। और विकास का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? पेड़ लगा दीजिए। जब भी मौका मिले, हम इससे बहुत खुश हो गए हैं। उस दिन ये विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पे मैंने कहा पेड़ उड़ लेके आ गया 12:30 बजे रात दिन में। ठीक है कि नहीं? थोड़ी देर के बाद शायद मेरी क्लास भी थी, तो अब मैं कहा कि अब आ गया हो तब छोड़ो, कल जब सब आ जाएगा तो सबके साथ लगा। पेड़ लगाने का संदेश भी जाना चाहिए ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो, आओ एक पेड़ लगाए, धरती को बचाएं। हाँ, चलो नेक्स्ट आगे लिखेंगे। सातवाहन काल में शीशे का सिक्का चलाया गया। प्राकृत भाषा लिख लिया? रुक 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 रुक, प्राकृत भाषा लिख लिए ना? हाँ, उसमें एक लाइन लिख दो। राजा हाल ने प्राकृत में, राजा हाल ने प्राकृत में, राजा हाल ने प्राकृत में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी थी। राजा हाल ने प्राकृत में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी थी। ये राजा हाल ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी थी प्राकृत भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉपी के ऊपर में ये किताब भी लिख दीजिएगा। कॉपी के ऊपर में बृहत कथा गुना ढे ने लिखा था, प्राकृत में ही था। कॉपी के ऊपर में बृहत कथा गुना ढे ने लिखा था। बृहत कथा गुना ढे ने लिखा था। गुना ढे ने लिखा। बस समकालीन सब छोड़ो ना, सब बड़ा आदमी बनोगे तब। अभी के लिए इतना काफी है। अभी इतना ही याद नहीं रहेगा। गुना ढे ने कौन सी किताब लिखी थी? तो बृहत कथा। राजा हाल ने गाथा सप्तशती। राजा हाल ने गाथा सप्तशती। नेक्स्ट, अमरावती कला का विकास सातवाहन काल में हुआ, जिसका संबंध ब्राह्मण धर्म से था। सीधे लिख दो, अमरावती कला का विकास। अमरावती कला का विकास इसके समय में हुआ जो संगमरमर से जुड़ा हुआ था, जिसकी मुख्य सामग्री संगमरमर थी। जिसकी मुख्य सामग्री संगमरमर थी। संगमरमर। सातवाहन काल में ये केंद्र सब लिख दीजिए। बौद्ध का एक बहुत प्रसिद्ध केंद्र था नागार्जुन कोंडा। इस केंद्र का नाम लिख दीजिए। सातवाहन काल में नागार्जुन कोंडा, सातवाहन काल में नागार्जुन कोंडा नागार्जुन कोंडा अमरावती घंटसाल। नागार्जुन कोंडा अमरावती घंटसाल इत्यादि प्रमुख स्थल थे।
इत्यादि प्रमुख स्थल थे। ठीक है, प्रमुख स्थल थे। बस नोट में लिख दो, सातवाहन वंश की नागनिका, सातवाहन वंश की नागनिका, सातवाहन वंश की नागनिका पहली महिला शासिका थी इतिहास की, पहली महिला शासिका इतिहास की, पहली महिला शासिका इतिहास की थी, पहली महिला शासिका इतिहास की। बस अब नेक्स्ट और लास्ट वंश कौन सा था? चेदी और मेघवाहन वंश। लिखेंगे कलिंग का चेदी और मेघवाहन वंश। लास्ट चेदी और मेघवाहन वंश। चौथा वंश था ना, बताए थे ना जी, चेदी और मेघवाहन वंश। इस वंश का सबसे महान शासक राजा खारवेल थे। इस वंश का सबसे महान शासक राजा खारवेल थे, जो जैन थे। इस वंश के सबसे महान शासक राजा खारवेल थे, जो जैनी थे। राजा खारवेल थे जो जैनी थे। राजा खारवेल थे जो जैनी थे। जैनी, जैन धर्म के मानने वाले को जैनी कहते हैं, जो जैनी थे। ठीक है, इसके इतिहास को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत हाथी गुफा का अभिलेख है। इसके इतिहास को जानने का सबसे प्रमुख अभिलेख, सबसे प्रमुख स्रोत, इसके इतिहास को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत हाथी गुफा का अभिलेख है। 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 ठीक है, हाथी गुफा का अभिलेख है, जो जैन धर्म का भी जानकारी देता है, जो जैन धर्म का भी जानकारी देता है, जो जैन धर्म का भी जानकारी देता है। बस इस 8 वंश के इस विविध पक्ष को, विविध शासक और उसकी उपलब्धियां को, उससे जुड़े हुए तथ्य को यदि आज जाकर याद कर ले तो आज की बड़ी उपलब्धि होगी। विशेषकर इंडो यूनानी और कनिष्क, सातवाहन इत्यादि को हर संभव स्थिति में याद रखने का प्रयास करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? थैंक यू। थैंक यू के साथ ही बात समाप्त हो गई। आपकी इतिहास समाप्त हो गई है। प्राचीन भारत, एक छोटा सा वंश बचा हुआ है और उसका नाम है पुष्पवती वंश, हर्षवर्धन, जो आज 2 बजे लाइव टेलीकास्ट होगा। उसको आप लोग देख लिया। क्या कोई दिक्कत है अभिषेक जी? क्या फिर कोर्स को आगे भी तो बढ़ाना है, कोई बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है, तो इस पर ची करने का क्या मतलब है? इडियट की तरह नहीं कीजिए हरकत। हरकत हमेशा अच्छे बच्चे की तरह कीजिए, ठीक है कि नहीं? सिलेबस को आगे भी तो बढ़ाना है। जो है उसको तो इतना विस्तार से हिंदुस्तान में कोई नहीं पढ़ाता है इतना। हिंदुस्तान में एसएससी के बैच में इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। चलिए ठीक है, तो आज 2 बजे आप लोग लाइव टेलीकास्ट 1 घंटे का है। हर्ष के बाद आप लोग हट जाइएगा, हर्ष पढ़ लीजिएगा, हट जाइएगा। बात समझ में आ गई? हर्षवर्धन की शुरुआत कर देंगे, हर्षवर्धन की उपलब्धि बता देंगे और आप लोग इसके बाद मध्यकाल कल से चलेगा, क्योंकि गुप्त ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से आप प्राचीन भारत के संपूर्ण पक्षों को आपने देखा, जाना, समझा। जय हिंद, थैंक यू।